Hello everyone, I welcome you to the webinar on open book examination in Hindi language. This will be an experience sharing session by Professor Pankaj Parashar from Aligarh Muslim University. Dr. Pankaj Parashar has been teaching graduate and postgraduate courses and has guided MPhil dissertation and PhD thesis. His area of interest in literary criticism, contemporary fiction, bhakti and modern poetry. He has been teaching criticism, contemporary literacy discourse, early Hindi poems and bhakti literature. He is recently being awarded the Devi Shankar Avasthi Award for contribution in Hindi criticism for his book Kavita Ke Prashn aur Prathiman, published in the year 2016. He has been honored with two prestigious literary awards for contribution to contemporary Maithili poems, Maheshwari Singh Mahesh Granth Puraskar and Yatri Puraskar, and got research award in 2016 to 2018 also by UGC Delhi. सर, अब मैं निवेदन करूंगा आपसे कि कृपया करके आए और हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बातों को इस तरह से समझा कि हम अपने अनुभव को आपको शेयर करें तो आपको लाभ होगा, और आपने आज इस सेशन में मुझे निमंत्रित किया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के प्रति और आपके TCS परिवार के प्रति अपनी शुक्रिया आपको अदा करता हूं। मैं आपको कुछ ज़्यादा वक्त न देते हुए सीधे विषय पर आता हूं, अपने अनुभव से शुरू करता हूं। ये लॉकडाउन का पूरा पीरियड जो कि हमारे यहाँ 22 मार्च 2020 से शुरू हुआ, ये हम सब के लिए बिल्कुल नया था। हमारे सीनियर्स के लिए भी, हमारे वरिष्ठ साथियों के लिए भी इतना नया था कि उन्होंने कभी अपने जीवन में इस तरह के सिचुएशन को कभी हैंडल नहीं किया था, इस तरह के स्थितियों का कभी सामना नहीं किया। तो सबसे पहले तो मार्च का जो अंतिम सप्ताह था वो तो ऐसे ही गुजर गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि इसको कैसे क्या किया जाए। जो लोग बच्चों को हॉस्टल से घर भिजवाना चाहते थे उन्होंने घर भिजवाया। कुछ विश्वविद्यालयों में हॉस्टल में ही रहने की इजाज़त दे दी क्योंकि गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी। तो बहरहाल ये ऐसे ही निकल गया। उसके बाद अप्रैल में सबने ये तय किया कि UGC से कहा गया कि आप लोग परीक्षा का पैटर्न बदलिए और अपनी पढ़ाई का भी पैटर्न बदलिए, और MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन इस तरह की परीक्षा आप ले करके और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को और जो हमारे दूसरे सेमेस्टर के विद्यार्थी थे उनके रिजल्ट को बनाइए। और पढ़ाई का जो तरीका था उसको भी हम लोगों ने फिर नए सिरे से सोचा कि इसको कैसे किया जाए। तो उसको कुछ लोगों ने ये किया कि व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स के, जो भी क्लास के स्टूडेंट्स के, BA के सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, उनका ग्रुप बना करके उनको एक हम लोग शुरू में तब जूम का और ये गूगल मीट का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। हम लोग एक लेक्चर रिकॉर्ड करते थे ऑडियो से और वो भेजते थे। फिर कुछ लोगों ने उससे संबंधित जो इंटरनेट पे हमें अध्ययन की सामग्री मिलती थी वो भेजते थे, और बच्चों से अनुरोध करते थे कि वो लोग पढ़ें और फिर अपनी सवाल कोई हो तो हम लोगों से पूछें। इस तरह से अप्रैल का 1-2 सप्ताह गुजर गया। उसमें समस्या आई कई तरह की। कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, कई बच्चों के पास स्मार्टफोन होने के बावजूद जहां वो अपने घर गए थे इंटरनेट का प्रॉपर कनेक्शन नहीं था, नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों से जूझते हुए अंततः 15 अप्रैल के बाद सब कुछ जब पटरी पे आ गया तो हम लोगों ने तय किया कि MCQ पैटर्न से जो हमारे टेस्ट होते थे वो टेस्ट लेना शुरू किया। उस टेस्ट में हम लोगों ने ये किया कि बच्चे ऑनलाइन थे और जैसे 20 सवाल हमें देने हैं उनको MCQ के, तो 4 उसके विकल्प थे, चॉइस थे, और उसको हम लोगों ने उस पर डाला ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे, और उनको 20 क्वेश्चन थे तो 15 मिनट का समय दिया। इसमें आप लोग इसको करें और अपनी कॉपी का जो है जिस पर आपने वो क्वेश्चन नोट किया और सवाल को हल किया है
उसका फोटो खींचें और फौरन हमें व्हाट्सएप करें। इस पैटर्न में ये हुआ कि बच्चों ने फ़ोन करके या एक दूसरे से पूछ करके इस तरह से नकल कर ली कि उस 15 मिनट में ही सबने सारे प्रश्न के जवाब दे दिए। और उसमें जो नकल हुई तो हम लोग बड़े निराश हुए कि जिन बच्चों के स्तर को क्लास में पढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा था, एक एक बच्चे को जानते थे, जिसको हमें लग रहा था कि इसको 100 में 40 या 50 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ये कितना भी मेहनत कर ले, उन बच्चों को भी 100 में 100 आया। तो निराश हुए कि ये हमारा जो अनुभव है ये काम नहीं करेगा। तो ओपन बुक एग्ज़ाम का जो पैटर्न था ये अपनाया गया, और ओपन बुक एग्ज़ाम के पैटर्न में फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप से जो विस्तार से लिखते हैं आप कॉपी में, उसको लिखने का अनुभव अपनाया गया, तो वह भी सक्सेस नहीं रहा। उसमें कहा गया कि आप इसको लिखिए और हमें भेजिए, मेल करिए कॉपी को, तो वो अनुभव भी कामयाब नहीं रहा। उसके बाद हमने क्लास टीचिंग का पैटर्न इस तरह से बदला कि ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए जैसे ही हमने एक नया पैटर्न बदला तो क्लास के पढ़ाने का जो हमारा पुराना तरीका था उसके बदलने के लिए भी हमने नियम बना और दोनों को एक साथ लागू किया। पहला तो ये हमने बच्चों से कहा ओपन बुक एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए कि आपको, जैसे मान लीजिए कि हमने हिस्ट्री का 1857 जो एक लड़ाई हुई, 1857 के एग्ज़ाम को लेकर लड़ाई को लेकर के आप देखेंगे कि अंग्रेज इतिहासकारों का मत है कि ये कुछ नहीं था, ये भारतीय सिपाहियों का विद्रोह था और वो उसको सिपाही म्यूटनी कहते हैं। फिर भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। एक तीसरे और अलग धारा के भी इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ये भारतीय ज़मींदारों का जो असंतोष उभर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो सिपाहियों के आंदोलनों से मिल करके एक ऐसा आंदोलन बन गया जो कि चारों तरफ से फैल गया और बहादुर शाह जफर को उन्होंने फिर से खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का ये नारा देते हुए फिर से उन्होंने उकसाया और इस आंदोलन को किया। तो 3 तरह के मत थे। ओपन बुक एग्ज़ाम में ये मैंने एक उदाहरण के लिए आपको बताया। ओपन बुक एग्ज़ाम में हमने कहा कि देखिए बच्चों को, ये 3 तरह के मत हैं, 3 तरह के इतिहास लिखने वाले, और आप इनकी किताब से अगर कुछ लिखेंगे और इनकी किताब से कोई कोटेशन आप इसमें हमें सुनाएंगे या जब आपका प्रेजेंटेशन लेंगे तब आप हमें बताएंगे, तो इनकी भाषा तो हम समझते हैं, इन्होंने क्या लिखा है वह भी हम समझते हैं, इसलिए आप नकल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो फिर बच्चों ने कहा तब फिर सर करें क्या, कैसे इसको किया जाए? मैंने कहा किया ये जाए कि आप तमाम मत को व्यक्त करने वाले जो हमारे इतिहासकार हैं उनकी किताबें पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आप अपना एक मत बनाइए, आप अपनी एक राय कायम कीजिए, और उस राय को आप ये ध्यान रखिए कि विचार आपका मौलिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसके बाद जो है उनसे जब मौलिक ढंग से सोचने समझने के हमने कहा, तो उन्होंने फिर इस चीज़ का अभ्यास करना शुरू किया कि सबको पढ़ने के बाद भी हम अपना एक कैसे विचार बनाएं। जैसे हमने उनको उदाहरण दिया कि जैसे देखिए मधुमक्खी, फूल, तमाम तरह के फूल हैं अपने आसपास जहाँ पर वो मधुमक्खी का छत्ता होता है, और हर फूल से वो रस इकट्ठा करके लाती है, और उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट निकल के सामने आता है हनी, तो वो एक उसकी अपनी बनाई हुई चीज़ है, और उस पर कोई एक फूल या कोई 2 फूल ये दावा नहीं कर सकता कि ये उसका है। तो आप इस तरह से चीज़ों को लें, किताबों से लें, लेकिन जब उस विचार को आप व्यक्त करें तो वो आपका अपना। विद्यार्थी उसके बाद धीरे धीरे इसके अभ्यस्त होने लगे, और उनको इस बात का भी डर था कि अगर हमने कुछ इधर उधर से कॉपी की, अगर हमने प्लेगरिज्म की कोशिश की,
तो अध्यापकों में खास तौर से मैंने कहा कि आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, हम लोगों से आप कम ही किताब पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा हमने इस विषय पर पढ़ रखा है। तो उन्होंने अपना मौलिक लिखना शुरू किया, अपने विचारों को। तो हमें इससे फ़ायदा ये हुआ कि उनके सामने उस विषय पर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है। तो जो कहते हैं कि नकल के लिए अकल चाहिए, तो वो अकल इसके पहले इस्तेमाल करने से पहले वो क्या करते थे कि इधर उधर से जो चीज़ें देखी, कॉपी पेस्ट किया, उस चीज़ का हमने रास्ता ही बंद कर दिया। और अकल का इस्तेमाल इसमें ये करना है कि आपको सारी चीज़ों को पढ़ के, उसको अपने भीतर पचा करके, ग्रास्प करके, और उसको अपने ढंग से, एक नए ढंग से सोचना है और व्यक्त करना है। इसके साथ ही हमने जो कहा पैरेलल, हमने अपने टीचर की ये टीचर को भी समझाया, उनकी भी कंडीशनिंग इस तरह से की। तो टीचर को अभी तक अभ्यास ये था कि वो क्लास में गए और उस टॉपिक पे वन वे पंपिंग मेथड के तहत ज्ञान की गोलाबारी करके, हाँ बच्चे समझ गए तो बच्चों ने कहा हाँ समझ गए, और वो क्लास में आ गए। किसी बच्चे ने पूछा तो ठीक है, किसी बच्चे ने नहीं पूछा तो ठीक है। तो इससे क्या होता था कि क्लास में वो किसी विषय पर टीचर जो अपनी बात कहते थे, तो उस बात में उस टीचर की राय भी शामिल होती थी। और वो राय कई बार इस तरह से होती थी कि किसी विषय पर टीचर बिल्कुल जजमेंटल हो जाते थे। लॉकडाउन से पहले जब क्लास में टीचर जाते थे, तो डिपार्टमेंट के हेड को या सीनियर टीचर को ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि कोई टीचर क्या पढ़ाता है। अच्छा, इंस्टीट्यूट में ये भी होता है, एक ईगो भी क्लैश करता है कि कोई हमारे पढ़ाने के स्किल को कैसे जज कर सकता है, हमारे डिपार्टमेंट। तो ये ईगो भी हर्ट होने के डर से पहले कोई ये नहीं पता करता था, न पूछता था कि वो क्या पढ़ाता। लेकिन जब लेक्चर के वीडियो जाने लगे बच्चों के पास, और वो वीडियो कोई भी सुन सकता था, कभी भी सुन सकता था, तो उसके दो फायदे हुए। एक तो बच्चे ये नहीं अब बहाना कर सकते थे कि इस क्लास में हम नहीं आए, तो ये हमें पता ही नहीं है सर, ये दोबारा पढ़ाइए। तो बच्चों के पास वो वीडियो चला गया है क्लास का, तो वो जब चाहे अपनी मर्जी से, अपने फुर्सत के हिसाब से उसको देख सकता है। तो वो ये नहीं कह सकता कि इस विषय पर हमें ये मालूम नहीं है। तो एक तो वो रास्ते भी बंद हो गए। दूसरा क्या हुआ कि इस लेक्चर को डिपार्टमेंट का हेड भी जब देख सकता है, ये पता चला, तो टीचर भी कॉन्शियस हुए, बच्चे उनसे सवाल पूछ सकते हैं, इस लिहाज से भी कॉन्शियस हुए। और जो हमने शुरू बात की कि जजमेंटल जो होने की बात की, तो उस पर भी बहुत प्यार से उनको समझाया गया कि टीचर को क्लास में जजमेंटल नहीं होना, चाहे वो किसी भी इतिहासकार के विचार को, किसी भी राजनीतिक सिद्धांत से अपने को जुड़ा हुआ पाता हो, या जो भी उसकी अपनी राजनीतिक समझ हो, इसको व्यक्त करने के बजाय क्लास में बच्चों के सामने अनेक तरह के विकल्प के, ऑप्शंस के दरवाजे उसको खोल देना है। और हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे तो सारे 18 साल से ऊपर हैं, तो जाहिर है कि उनको किसी भी तरह की विचारधारा को या विचार को या ऑप्शन को चुनने की आज़ादी तो आपको देनी ही चाहिए, और हम लोगों ने वो दी। तो इससे क्या हुआ कि किसी के भी क्या विचार हैं, इस चीज़ को टीचर ने क्लास में व्यक्त करने के बजाय उसको ओपन रख दिया बच्चों के सामने कि ये भी विचार है, ये भी विचार है, ये भी विचार है। उदाहरण के लिए मैं हिंदी साहित्य के संदर्भ में आपको बताऊं, भक्ति काल का उदय हिंदी में आदि काल के ठीक बाद होता है। तो इसको ये भक्ति काल का उदय कैसे हुआ अचानक, हिंदी साहित्य के एक आलोचक हैं, इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने, उनका मत ये है कि मुसलमानों का जो भारत में आक्रमण हुआ, तो पराजित हिंदू जनता के सामने भगवान की भक्ति करने या ईश्वर की भक्ति करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो इसलिए उस समय भक्ति साहित्य का उदय हुआ। दूसरे आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर भारत में मुसलमानों का आगमन नहीं हुआ होता तो भी भक्ति काल का जो पूरा परिदृश्य है, पूरा सिनेरियो है, ये 12 आना, 16 आना का 1 रुपया होता है, यानी 75%। 75% ये सिनेरियो वैसा ही होता
जैसा मुसलमानों के आने से है, नहीं आते तो भी ऐसा ही होगा। ये 2 मत आ गए। तो इस तरह से अनेक अनेक मत थे। अध्यापकों से कहा गया कि आप सबके मत को बता देंगे, किसका मत सही है ये बच्चों को तय करने दीजिए, इसमें आप अपनी बात या अपनी राय नहीं देंगे। तो इससे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो टीचर उत्साह में आकर के, या फिर कह लीजिए कि पुराने पैटर्न के हिसाब से इस तरह से लेक्चर देने के आदी थे, उन्होंने भी अपने आप को संयमित किया, और संयमित करने के बाद उन्होंने भी इस तरह से लेक्चर को प्लान किया कि हम सिर्फ विकल्पों को रखें। बच्चों के सामने भी हमने ये रख दिया कि उनको अपने विषय पर मौलिक विचार रखने हैं, और मौलिक विचार रखने के दबाव के कारण उनके सामने किताबें थी, इसके बावजूद वो किसी तरह की चोरी या नकल नहीं कर पा रहे थे। दूसरे बच्चों से वो आइडिया तो शेयर कर सकते थे, लेकिन उस आइडिया शेयर करने को आप इस तरह से नकल नहीं कह सकते, क्योंकि आइडिया तो अनेक किताबों में भी। एक और बात जो है हमने ये देखी इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कि जब मौलिक बात कहने की हमने ये शैली शुरू की, ढंग शुरू किया, तो इसके पहले बच्चों में एक कमजोरी ये भी हम देखते थे कि वो लोग किसी विषय पर अपने आप को किस तरह से सुसंगत ढंग से टू द पॉइंट रखना चाहिए, ये पहले इसमें पारंगत नहीं थे। जब हमने कहा कि इस विषय पर आप ऑनलाइन बोलिए या अपना वीडियो बनाकर हमें भेजिए और उसको हम देखते थे, तो फिर क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में कैसे किसी विषय पर अपनी बात को हम रख सकते हैं, इस पर भी बच्चों ने महारत हासिल की। बच्चों के अनुभव हमारे सामने आए, और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमें रिस्पांस मिला बाद में, मई में आकर के जून तक आते आते, तो इस नए सिस्टम में, इस लॉकडाउन के इस नए अनुभव से गुजरते हुए, हमारे एग्जामिनेशन का जो सेक्शन है, पूरा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का जो ऑफिस है, उन लोगों का भी जो पहले हाथ पाँव फूल रहा था कि इस तरह के सिचुएशन का वहाँ के किसी स्टाफ ने भी सामना नहीं किया था कि सर कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, हम लोगों का क्या पैटर्न होगा। तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे इस चीज़ को समझना शुरू किया और नए हिसाब से सिस्टम को ढालना शुरू किया, और जून तक आते आते हमारा ये शुरू हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न कि हमें जो 30 नंबर का है 100 में, जो पहले हम क्या कहते थे कि 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था, उसको हमने पलट दिया, 70 नंबर का हमने इंटरनल असेसमेंट किया, और उसको फिर हमने 30 नंबर का जो था उसमें उसको बदल करके ये किया कि मौलिक ढंग से आपको इस विषय पर बोलना है, इस विषय पर वीडियो बनाना है, तो इस तरह से, और उसको भेजना है, और तमाम अध्यापक बैठे हुए हैं ऑनलाइन और उसके सामने उसको बोलना है। जैसे अभी हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, तो बच्चों को इस तरह से हमने ट्रेंड किया, अध्यापकों को भी इस तरह से हमने ट्रेंड किया कि उनको किस तरह से लेक्चर देना चाहिए, किस तरह से अपने को लेक्चर देते समय संयमित रखना चाहिए। और ओपन बुक एग्ज़ाम का जो ये नया पैटर्न है, इसमें किस तरह से हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न को बदलते हुए नकल से, यानी कि जो बच्चे, जैसे हमने शुरू के अनुभव में बताया कि किताब से या बचने से नकल कर लेते थे, तो उसको कैसे रोकना है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को किस तरह से बेटर बनाना है, शिक्षा की गुणवत्ता को, तो वो हमने इसमें पाया होते हुए। मुझे एक विदेश के विश्वविद्यालय का, जर्मनी का एक अनुभव था, जिससे हमने इस चीज़ को इसमें शामिल करके एक नया ये पैटर्न तैयार किया। तो वहाँ पे ये था कि बच्चों की रुचि को बहुत अहमियत दी जाती है कि अगर किसी बच्चे को किसी पेपर में ज़्यादा अंक आ रहा है और किसी पेपर में अंक कम आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि जिसमें कम आ रहा है उसमें उसकी रुचि नहीं है, और आप उसको बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं जिसमें कम आ रहा है, इसके बावजूद लगातार उसका कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें उसकी रुचि नहीं है, आप उसका जबरन थोप रहे हैं वो चीज़। तो उसको वहाँ से कम कर देते हैं, हटा देते हैं, और जिसमें रुचि है उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी रुचि के साथ-साथ उस विषय में उसका जो इंटरेस्ट है, उस वजह से वो अपना 100% उसमें देता है, और वो चीज़ निकल कर के आती है। और इसलिए वहाँ पे बच्चा +2 के बाद इस उलझन में नहीं रहता है कि उसको किस फ़ील्ड में जाना है। आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या इंजीनियरिंग में जाना है, या किस चीज़ को अपनाना है। इसमें हमने ये किया कि जिस पेपर में, जैसे मान लीजिए हिंदी में अनेक तरह के पेपर हैं, पढ़ाते हुए, और जो महीने में हम एक महीने का मंथली टेस्ट लिया करते थे, उससे हमें पता चल गया कि किस बच्चे का किस पेपर में ज़्यादा रुचि है, और किस पेपर में इसको कितना भी समझाओ पढ़ाओ तो इसमें ये ज़्यादा मन नहीं लगा पाता। तो हम लोगों ने इस ओपन बुक एग्ज़ाम के सिस्टम में ये भी किया कि जिसमें वह कम मन लगा पाता है बच्चा, उसके पोर्शन को कम किया, और जिसमें ज़्यादा बेहतर कर रहा है उसके पोर्शन को थोड़ा-सा बढ़ाया, उसके हिस्से को बढ़ाया। तो इससे क्या हुआ कि हर एक बच्चे का एक जैसा नहीं था। जैसे आप देखते हैं कि एग्ज़ाम में होता है कि ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो उस तरह से ग्रुप जैसा बन गया कि किसी का कुछ ज़्यादा है, किसी का कुछ कम है, किसी का कुछ कम है तो किसी का कुछ ज़्यादा है। तो इस तरह से सब क्या अपना एक पढ़ने का जो टारगेट है, वो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह हो गया। तो इससे भी कोई किसी को बहुत ज़्यादा मदद कर नहीं सकता। तो ये सारा जो अनुभव रहा, तो इससे हमने इस सिस्टम में इस लॉकडाउन के दौरान 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हमें क्योंकि आपदा में अवसर की बात कही गई, तो इस अवसर में हमने 2 बेहतर चीज़ निकाल कर के अपने सिस्टम को दिया, और अपने सिस्टम में कह लीजिए कि शामिल किया। पहला तो ये कि जो अध्यापक जजमेंटल हो जाते थे क्लास में, या किसी चीज़ को उत्साह में आकर के अपनी राय को रखते थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन पे विचार करने के बजाय एक धारा या 2 धारा जो उन्हें पसंद हो ज्ञान की, उस पर ज़्यादा फोकस रहते थे, वो बदल गया। लेक्चर जो वो वीडियो बना करके भेजते थे, तो उसमें ये कॉन्शियस रहते थे कि इसको कोई भी कहीं भी सुन सकता है। तो इससे तो बहुत मेहनत से और बताए गए तरीकों के हिसाब से भेजने लगे। छात्रों को ये इस पैटर्न में लाभ हुआ कि उन्हें ये पता चल गया कि 3 महीने का अगर क्लास का पीरियड है, 4 महीने पढ़ाई है, एग्जामिनेशन है सेमेस्टर में, तो बच्चे परीक्षा जब करीब आ जाता था, तब जाकर के वो पढ़ना शुरू करते थे, और रात में या 2 रात 4 रात रख के एग्ज़ाम दे दिया तो पास तो हो जाते थे। लेकिन उनकी कोई मौलिक विचारधारा नहीं बनती थी, कोई नया सोच नहीं वो ला पाते थे। 10 किताबों से उन्होंने ये कहा, उस लेखक ने ये कहा, उनका कोटेशन ये है, उनका ये है, और आखिर में अपना निष्कर्ष लिख के प्रश्न को समाप्त कर देते थे, जो एक बना बनाया पैटर्न हो गया था। तो यह पैटर्न भी इसमें ब्रेक हुआ, और इसमें हमने जो बच्चों को कहा कि किताबें पढ़िए सब, लेकिन लिखते समय आपकी बात, आपके विचार गलित होने चाहिए। इस दबाव में विद्यार्थियों की भी पुरानी जो ट्रेनिंग थी, या अपने सीनियर से जो वो नोट्स लेते थे, वो सब भी करीब करीब बेकार हो गए, और उनके जो मौलिक विचार थे वो आने के कारण उनको लगा कि अब वो ज़माना नहीं है, और इस तरह से हमें सोचना समझना पड़ेगा, पढ़ भले लें हम 4 किताब। तो ये कुछ बातें थी, और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर अगर आप लोग मेरे अनुभव और मेरे इसको लेकर के पूछना चाहें। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छे अनुभव आपने हमारे साथ शेयर करे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।